हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तुष्णाला क्लासेस। आज हम देखेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो इसकी पृष्ठभूमि हम जानेंगे आज अपने इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिसका एक्ट नंबर है 1। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है, एक्ट नंबर 1 है। और ये इनेक्टमेंट कब हुआ? 15 मार्च 1872 को। और जो इसका इन्फोर्समेंट डेट है वो 1 सितंबर 1872 को इसका इन्फोर्समेंट होता है। अब 15 मार्च 1872 को इसकी इनेक्टमेंट डेट है। तो इसकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं। तो साक्ष्य दांडिक विधि के अंतर्गत न्याय निर्णय का आधार स्तंभ होता है जो साक्ष्य दांडिक विधि है। तो बिना एविडेंस के कोई भी प्रोसीडिंग्स देखिए पूरी हो नहीं सकती। तो एविडेंस का महत्व काफ़ी है प्रोसीडिंग्स के लिए। तो दुर्भाग्यपूर्ण भारतीय पृष्ठभूमि जहाँ हिंदू विधि की प्राचीनतम शासन पद्धति मुस्लिम शासन और तत्पश्चात ब्रिटिश शासन का अस्तित्व रहा है, इनमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अस्तित्व में आने के पूर्व साक्ष्य विधि अनिश्चित रहा। मतलब इससे पहले साक्ष्य विधि से संबंधित कोई विधि निश्चित नहीं थी, मतलब अनिश्चित रहा। और इस अधिनियम के पूर्व एक तरफ जहाँ हिंदू विधि में प्रचलित साक्ष्य विधि के मानकों, दस्तावेजों, लेख यानी कि साक्षी, कब्जा, भुक्ति और परीक्षा को साक्ष्य विधि का अंग बनाया गया, तो मुस्लिम विधि के अधीन उपयुक्त मानकों को आवश्यकता रूप अपनाया गया। मतलब जब जब आवश्यकता पड़ी उसी के अकॉर्डिंग उसे अपनाया गया। और भारतीय विधि में जो मानक हैं साक्ष्य विधि के मानकों, दस्तावेजों, साक्षी और कब्जा, इन्हें एविडेंस माना गया। और किंतु इस विषय पर ब्रिटिश भारत के कार्यकाल में ही विशेष प्रयास हुए थे। जब ब्रिटिश भारत के जो टाइम पीरियड था, उस टाइम में एविडेंस को लेकर काफ़ी प्रयास किए गए, विशेष प्रयास किए गए। वर्ष 1726 में पहली बार इंग्लैंड की रूढ़िक और कानूनी विधियों लागू होने पर वहाँ की साक्ष्य विधि भी भारतीय न्यायालयों में प्रवर्तित हुई। किंतु इस निमित्त प्रथम प्रयास 1835 के अधिनियम संख्या 10 के द्वारा किया गया और ब्रिटिश कानून सभी न्यायालयों पर लागू किया गया। कब? 1835 में पहली बार साक्ष्य विधि का संहिताकरण एक्ट नंबर 2 1855 के माध्यम से किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले साक्ष्य विधि का जो कोडिफिकेशन हुआ कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाएगा। 1855 में, जिसका एक नंबर था 2। और जो वर्तमान में एविडेंस एक्ट है उसका एक नंबर है 1। ठीक, और तो वर्ष 18 किंतु यह अपर्याप्त होने के कारण वर्ष 1868 में सर हेनरी मैन की अध्यक्षता वाली भारतीय विधि आयोग ने साक्ष्य विधि पर एक विधेयक तैयार किया। कब? 1868 में। फिर से पहले 1855 में हुआ तो वो अपर्याप्त होने के कारण असफल रहा। फिर 1868 में सर हेनरी मैन ने उनकी अध्यक्षता वाली भारतीय विधि आयोग ने साक्ष्य विधि पर एक विधेयक तैयार किया, किंतु यह भारतीय परिवेश के अनुकूल नहीं होने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया। तो यह भी असफल रहा। अंततः सर जेम्स स्टीफन ने एक नया विधेयक तैयार किया। किसने? सर जेम्स फिट्ज ने और सर जेम्स स्टीफन ने। देखिए, नाम सिर्फ स्टीफन का लिया जाता है जबकि सर जेम्स फिट्ज भी इसमें शामिल थे। एक नया विधेयक तैयार किया इन दोनों ने, जिसे वर्तमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के रूप में अधिनियमित किया गया। ठीक, 15 मार्च 1872 को गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त की गई और 1 सितंबर 1872 से भारत में प्रवर्त हुआ। और इस अधिनियम का जो उद्देश्य खंड है वो इस प्रकार है। तो साक्ष्य विधि का जो इसका ऑब्जेक्ट है, साक्ष्य विधि का समीकरण करना, परिभाषा और संशोधन करना, यानी कि टू अमेंड, कंसोलिडेट एंड डिफाइन द लॉ। ठीक, और तो इसका समीकरण, परिभाषा और संशोधन करना समीचीन है साक्ष्य विधि का। एतद द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है। ये इसका ऑब्जेक्ट है। यह भी महत्वपूर्ण है कि लगभग 140 वर्ष पूर्व अधिनियमित साक्ष्य विधि अपने मूल रूप में वर्तमान में तो है, किंतु स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने इसमें अनेक बार संशोधन, परिवर्तन और अंत्यस्थापन भी किया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में अंतिम संशोधन वर्ष 2018 में किया गया था। जो लास्ट अमेंडमेंट हुआ था वो कब हुआ है? 2018 में हुआ है। तो पूछ लिया जाएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 1 के अनुसार इस अधिनियम को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कहा जाएगा और यह वर्ष 1872 के सितंबर के प्रथम दिन से प्रवर्त होगा, जैसे कि हम पीछे देख चुके हैं। और इसका विस्तार जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर है। ये पहले की बात है, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर पर भी अप्लाई होगा। अब जम्मू कश्मीर पर भारत सभी एक्ट अप्लाई होंगे। तो साक्ष्य अधिनियम की संरचना देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द एक्ट।
तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया। सबसे पहला जो भाग 1, 2 और 3 है, इन भागों को 11 अध्यायों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक भाग एवं उनके अध्याय इस प्रकार हैं। सबसे पहला भाग है तथ्यों की सुसंगति के संबंध में। 2 अध्याय हैं, कौन कौन से हैं? पहला अध्याय है 1 और अध्याय 2। ठीक है। अध्याय 1 आरंभिक परिभाषा देता है जो 1 से 4 तक है। अध्याय 2 तथ्यों की सुसंगति का वर्णन करता है और यह दर्शित करता है कि किस प्रकार विभिन्न तथ्य सुसंगत तथ्य एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक। अध्याय 2 भाग 2 है, इसमें है अध्याय 3, 4, 5 और 6 पर ये 4 अध्याय हैं। और अध्याय 3 कुछ ऐसे तथ्यों के विषय में कहता है जिनको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। ये ऐसे तथ्य हैं जिन्हें सभी जानते हैं, अर्थात जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। ठीक। नेक्स्ट है मौखिक साक्ष्य यानी कि ओरल एविडेंस। जो अध्याय 4 मौखिक यानी कि ओरल एविडेंस पर आधारित है। कहाँ से कहाँ तक? सेक्शन 59 से 60 तक। ठीक। नेक्स्ट है अध्याय 5 जो दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित है, जो कहाँ से आता है? सेक्शन 61 to 90 तक। और अध्याय 6 है जो दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन का नियम देता है। मतलब जो संविदा दस्तावेजों में लेखबद्ध कर ली गई है उनमें ओरल एविडेंस नहीं दिया जाएगा, वह दस्तावेजी पेश किया जाएंगे। ये कहता है अध्याय 6 सेक्शन 91 to 100। और भाग 3 जो साक्ष्य को पेश करने और उनके प्रभाव 5 अध्यायों में वर्णित है। भाग 3 कितने? 5 अध्यायों में वर्णित है, जबकि 2 कितने में था? 2 4 में था और सबसे पहला सिर्फ 2 में था। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। 3 5 भागों में 7, 8, 9, 10 और 11। अध्याय 7 सबूत के भार और उपधारणा के विषय में बताता है। ठीक। और ये धाराएं 101 से 114 तक हैं। ठीक। और अध्याय 8 विबंध के विषय में कहता है। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले ये भी देख लीजिए इसमें टोटल अध्याय कितने चैप्टर जो है भाग 11 है और सेक्शन 167 है। तो चैप्टर 8 बताता है हमें एस्टोपल के बारे में, जो धारा 115 से 117 में है। ठीक। अध्याय 9 बताता है उन गवाहों के विषय में जो वर्णन करता है जो गवाही देने में सक्षम है, धारा 118 से 134 तक। अध्याय 10 गवाहों के परीक्षण से संबंधित है, धारा 135 से 166 तक। धारा 11 बताती है साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में। ठीक है, धारा 11। अध्याय 10 क्या बता रहा है? तो अध्याय 10 गवाहों के परीक्षण से संबंधित है, जो धाराएं 135 से 166 तक है। पूछ लिया जाता है गवाहों के परीक्षण से संबंधित धाराएं 135 से 166 तक है। और साक्ष्य के अनुचित ग्रहण सिर्फ एक सेक्शन है, चैप्टर 11 में 167। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एक प्रक्रियात्मक विधि है। ये कहा था रामजस बनाम सुरेंद्रनाथ 1980 इलाहाबाद AIR 1988 के बाद में कहा गया था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा अपवर्जित साक्ष्य ग्रहण नहीं किए जाएंगे, यहाँ तक कि सत्य के अवधारण हेतु ऐसा आवश्यक प्रतीत होते हुए भी न्यायालय ऐसा नहीं कर सकेंगे। मतलब जो साक्ष्य अपवर्जित कर दिए गए हैं वो फिर ग्रहण नहीं किए जाएंगे, चाहे यहाँ तक कि सत्य के अवधारण हेतु ऐसा आवश्यक प्रतीत हो तो भी न्यायालय उन्हें ग्रहण नहीं करेंगे। ये कहा था चंद्र नंदी बनाम R नंदी प्रिवी काउंसिल के बाद में। न्यायालय के सामने आने वाले कोई भी सभी मामले में किसी न किसी तथ्य की कहानी होती है, जो तथ्य पर आधारित मामलों को जन्म देते हैं। वे प्राय सामान्य जीवन के कार्यों में घटित होते रहते हैं। प्रत्येक मामले में दुर्घटना की प्रकृति और उसका कारण विवाद का विषय होगा। जिन तथ्यों के कारण दुर्घटना हुई है वे सब तथ्य पूरे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे, जिससे कि न्यायाधीश वास्तविक घटना को समझ सकें और तभी वह पक्षकारों के अधिकारों एवं दायित्वों के बारे में न्यायोचित निर्णय लेने के सक्षम होंगे। साक्ष्य विधि कैसी विधि है? तो ये प्रक्रियात्मक के अधिकारों को प्रभावित नहीं करती है। ये प्रक्रियात्मक विधि है, तो ये प्रक्रियात्मक के जो अधिकार उनको प्रभावित नहीं करती है, केवल ऐसे नियम बनाती है जिससे न्याय प्रणाली यानी जुडिशियल सिस्टम का प्रवर्तन सुविधापूर्वक होता रहे। यह विधि साक्ष्य के बारे में नियम बनाकर न्यायालयों को न्याय करने में सुविधा प्रदान करती है। और साक्ष्य विधि प्रक्रियात्मक है, जो ये बताती है कि कोई तथ्य कैसे साबित किया जाता है। ठीक। साक्ष्य विधि की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि वह न्यायिक जांच में विवादग्रस्त तथ्य प्रश्नों को सुनिश्चित करने के लिए नियमों की प्रणाली या नियम तंत्र है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से है। तो साक्ष्य अधिनियम किसी न्यायालय के समक्ष
की सभी न्यायिक कार्रवाइयों में लागू होता है। जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं उनमें सब में लागू होता है। यह अधिनियम आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट और द फोर्स एक्ट के अधीन गठित सेना न्यायालयों को छोड़कर अन्य सेना न्यायालयों पर भी लागू है। तो कौन कौन से सेना न्यायालयों पर लागू नहीं है? एक तो आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट और द फोर्स एक्ट। ठीक, तो इन तीनों पर ये लागू नहीं है, बाकी सभी सेना न्यायालयों पर ये लागू होगा। शपथ पत्र पर किसी मध्यस्थ के सामने की कार्रवाई पर भी यह एक्ट लागू नहीं होगा और आर्मी एक्ट के अधीन किसी सैनिक न्यायालय के समक्ष की कार्रवाई पर भी लागू नहीं होता है। धारा 1 के पैरा 2 के अनुसार भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्र और किसी मध्यस्थ के समक्ष की कार्रवाई को लागू नहीं होता है। ठीक, तो ये एफिडेविट्स पर भी लागू नहीं होगा, मध्यस्थ पर भी लागू नहीं होगा। अब इसके कुछ प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रवर्तन कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1872 को। ठीक, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एनफोर्समेंट 1 सितंबर 1872 को। और साक्ष्य अधिनियम किस प्रकार की विधि है? तो ये केवल प्रक्रियात्मक विधि है। और साक्ष्य की विधि कैसा प्रभाव रखती है? तो ये भूतलक्षी प्रभाव रखती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का उद्देशिका के अनुसार क्या है? तो साक्ष्य विधि का समीकरण, परिभाषा और संशोधन करना है। साक्ष्य अधिनियम के संबंध में क्या सत्य है? तो यह अधिनियम के विधेयक का प्रारूप सर जेम्स स्टीफन ने तैयार किया था। साक्ष्य अधिनियम किस पर लागू होता है? तो अवमानना की कार्रवाई पर लागू होगा। साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 को किस अधिनियम द्वारा निश्चित किया गया है? तो अधिनियम निरसन अधिनियम 1938 के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 1938 के द्वारा धारा 2 को निश्चित किया गया है। और साक्ष्य शब्द का अर्थ क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो साक्ष्य शब्द का अर्थ ऐसी वस्तु है जिससे किसी विवादग्रस्त तथ्य को साबित किया जाता है। ठीक है, तो साक्ष्य शब्द का क्या अर्थ है? ऐसी वस्तु है जिससे किसी विवादग्रस्त तथ्य को साबित किया जाता है। साक्ष्य विधि किस प्रकार प्रक्रियात्मक होती है? तो यह दूसरी बातों के साथ ही साथ ये भी बताती है कि कोई भी तथ्य कैसे साबित किया जाता है। साक्ष्य अधिनियम का विस्तार भारत में कहाँ है? तो ये अभी संपूर्ण भारत पर है। और साक्ष्य अधिनियम किन कार्रवाई में लागू है? तो न्यायालय या किसी के समक्ष की गई न्यायिक कार्रवाइयों में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम किन कार्रवाई में लागू नहीं है? तो ये अधिनियम किसी न्यायालय ऑफिसर के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों को एवं किसी मध्यस्थ के समक्ष की कार्रवाइयों में लागू नहीं है। साक्ष्य अधिनियम के मध्यस्थ के समक्ष की कार्रवाई को लागू न होने का क्या कारण है? तो किसी मुकदमे को मध्यस्थ के समक्ष सुपुर्द करने का मुख्य प्रयोजन ये होता है कि मुकदमा संक्षिप्त कार्रवाई द्वारा शीघ्रतापूर्वक निपट जाए और उसमें नियमित जैसे लंबी चौड़ी कार्रवाई से न गुजरना पड़े। साक्ष्य अधिनियम का अधिनियम संख्या क्या है? तो इस अधिनियम का जो एक्ट नंबर है 1 है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस प्रकार की विधि है? तो ये लेक्स फोरी विधि है, यानी कि इसका क्या अर्थ होता है? लेक्स फोरी का उस स्थान की विधि है जहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। इस मुकदमे में उस देश की साक्ष्य विधि के सिद्धांतों को प्रयोग में लाया जाता है, वहाँ के न्यायालयों में न्यायिक कार्रवाई होगी। साक्ष्य अधिनियम के संदर्भ में न्यायिक कार्रवाई क्या है? तो यह साक्ष्य अधिनियम में न्यायिक कार्रवाई शब्द कहीं परिभाषित नहीं किया गया, परंतु इसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 में न्यायिक कार्रवाई दी गई है। परिभाषा लागू होती है इस आधार के अनुसार, किस धारा के अनुसार? न्यायिक कार्रवाई के अंतर्गत कोई ऐसी कार्रवाई है जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जा सकता है। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।